घटना चक्र पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने चल रहे हैं जिसमें आप लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022 के बारे में। आपको बता दें गाइस, ये पुस्तक आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे यानी मार्केट में आ चुकी है। आप वहां से परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको खरीद सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इस बुकलेट का अधिकांश यूट्यूबर्स अन्य प्लेटफॉर्म पर इसका पीडीएफ बना के पढ़ाया जाता है जो कि ऑफिशियली नहीं है। अब आप लोग इसको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आप लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पीडीएफ में कई बार होता है कि वर्ड्स दिखाई नहीं पड़ते। आपकी बेहतर सुविधा के लिए हम लोगों ने इसको स्लाइड पे कन्वर्ट कर दिया है ताकि एक एक शब्दों को आप लोग अच्छे से देख पाएं और उसको लंबे समय तक याद रख पाएं। आपकी बेहतर सुविधा के लिए हम लोगों ने डायग्राम की भी मदद ली है ताकि डायग्राम से हम लोग उसको रिलेट करके मेमोराइज कर पाएं। तो आइए जो इंडेक्स इसमें दिया गया है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, आप अगर बुकलेट लिए हैं तो पहला इंडेक्स देखते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, जहां पे हम लोग बात करेंगे सारे तथ्यात्मक पॉइंट के ऊपर जहां पे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। देखिए उत्तर प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के संदर्भ में इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यानी अगर हम लोग भारत का मैप देख रहे हैं, एक रफली डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर हम लोग भारत का मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का लोकेशन है और क्षेत्रफल पूरे भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को आए हैं। अब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना है आप देख पाएंगे यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी पूरे भारत का लगभग है 7.33% पूरे भारत के क्षेत्रफल का है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो है चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ये क्रम आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की तो आप लोग परिचित हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। देखिए राजधानी के संदर्भ में 2 पॉइंट मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रशासनिक राजधानी, अगर आप लोगों से पूछा जाता है प्रशासनिक राजधानी क्या है तो आप लोग आंसर लगाएंगे लखनऊ। ठीक है जी, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ। लेकिन अगर वही प्रश्न आए कि न्यायिक राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की तो आपको आंसर हिट करना है प्रयागराज, जिसको आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यायिक राजधानी, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो इसको जरूर नोट कीजिएगा। न्यायिक राजधानी, अगर न्यायिक राजधानी की बात होगी तो यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे न्यायिक राजधानी के संदर्भ में प्रयागराज। ठीक है जी, प्रयागराज यहाँ पे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके सीमावर्ती प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश में है दिल्ली। यानी टोटल अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कितने राज्यों से सीमा लग रही है तो 8 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। और अगर पूछा जाए कुल कितने राज्यों से लग रही है तो कुल 9 आंसर लगाएंगे आप लोग। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली रहेगा। इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को मैप एक बार दिखा दूं, यहाँ पे आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा कहीं ना कहीं आप यहाँ पे रिलेट करेंगे, अभी हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की लग रही है। उसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक सीमावर्ती देश नेपाल जिसकी सीमा इससे लग रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए इतनी सारी चीजें आप जाने। अब सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है सोनभद्र। 4 राज्यों से ये सीमा बना रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए मैप में यहाँ पे लोकेशन देखें, ये लोकेशन है सोनभद्र की, ये लोकेशन है सोनभद्र की। तो एक तो बिहार से सीमा बन रही है, झारखंड से सीमा बन रही है, छत्तीसगढ़ से सीमा बन रही है और आपका मध्य प्रदेश से सीमा बन रही है। 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र आप कह सकते हैं जिला उत्तर प्रदेश का वो है सोनभद्र। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सीमावर्ती देश की बात करें तो नेपाल, अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा, और इस नेपाल से कितने राज्य लगे हैं उत्तर प्रदेश के, ये पॉइंट यहाँ जरूर ध्यान रखेंगे, जिसमें पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है,
बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ये आप लोग इस क्रम में याद रखेंगे कि ये अगर मैं बोल रहा हूँ ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ कई बार लोकेशन लगाने को पूछ लिया जाता है। तो पश्चिम में यानी पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। एक बार लोकेशन आप लोग मैप में जरूर देखें इसको। देखिए इस तरीके से लोकेशन लगी हुई है, पीलीभीत, इस तरीके से लोकेशन ये पूरी डिस्ट्रीब्यूट है, महाराजगंज, यहाँ पे महाराजगंज और ये पीलीभीत। बाकी जो 7 आप जिले देखें, टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए यही पॉइंट आप लोगों ने देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा हैं। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। उसके बाद देखिए देश में अगर प्रथम स्थान की बात करें कि उत्तर प्रदेश में किस किस चीजों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उसके बाद कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान है। उसके बाद कुल सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन की बात की जाए, गन्ना उत्पादन में और आलू उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस, इन सभी में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कहीं ना कहीं काउंट किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मौसम की बात करें उत्तर प्रदेश में तो आप लोग जानते हैं ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम जो कि मार्च से जून तक रहता है, वर्षा का मौसम जो कि मध्य जून से लेकर सितंबर तक रहता है। जून में आप जानते ही हैं कि मानसून का आगमन हो जाता है ना। उसके बाद सर्दियों की अगर बात करें, शीतकालीन की अगर बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक ये मौसम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश प्रथम कौन है और प्रमुख नदियां कौन सी हैं, ये सारे तथ्यात्मक पॉइंट हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए अगले पॉइंट की तरफ बात करें। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इमेज आप लोगों को दिख रही होगी। अगर राजकीय भाषा की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजकीय भाषा पहली आप जानते हैं हिंदी, उसके बाद है उर्दू। ठीक है, राजकीय चिन्ह की बात करें, ये सारे फैक्चुअल पॉइंट आपको रट जाने चाहिए, दिमाग में इनको फीड कर लीजिए बार बार देख के, है ना। देखिए राजकीय चिन्ह की बात करें तो आप ये देख पा रहे होंगे राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें क्या बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे, मछली बनी हुई है, मछली है और तीर धनुष है, ये तीर धनुष देख पा रहे होंगे। और ये 3 लाइनें देख पा रहे हैं आप लोग, ये 3 लाइन देख पा रहे हैं, 1, 2 और 3, ये 3 लाइनें गंगा, यमुना, सरस्वती का कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है जी, 3 नदियों को ये 3 लाइनें डिनोट कर रही हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मछली हो गया और तीर धनुष ये लगे हुए हैं। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का है पलाश। ठीक है जी, पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। कई बार होता है कि अशोक ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा, सीता अशोक, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो ये राजकीय भाषा की बात की जाए, चिन्ह, पुष्प और राजकीय वृक्ष। उसी के संदर्भ में राजकीय पशु की बात की जाए तो राजकीय पशु बारहसिंगा है, बारहसिंगा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो सारस या क्रोच कह सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे राजकीय पशु यानी राज के संदर्भ में ये सारी चीजें। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी डेट आप लोगों को याद रखनी है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी आप लोगों को ध्यान रखना है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अगर राज्यपाल की बात की जाए तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदी पटेल जी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है आप सभी जानते हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जो इस बार दोबारा मुख्यमंत्री के पद पे चयनित हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें। देखिए कई सारे पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आप लोग क्लास को बार बार देखते हैं तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, और जब मेमोराइज हो जाएंगे मैं कई सारी चीज़ों को लिंक करके बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको याद भी कर पाएं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखना ये सबसे बड़ी फाइट होती है। तो सेशन को आप लोग समझते रहिए, है ना, क्लासेस को देखिए ध्यान से मन लगा के, और ताकि आप लोग चीज़ों को याद कर पाएँ। आइए अगली इस पे सेगमेंट देखें कि जनसंख्या के संदर्भ में। देखिए 2011 की जो जनगणना हुई उसके अंतिम आंकड़ों के आधार पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो सकल जनसंख्या है वो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग 198,81,02,341, यानी भारत की कुल जनसंख्या का लगभग ये 16.5% है उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है। वहीं पे महिलाओं की जनसंख्या की बात करें, पुरुष जनसंख्या की बात करें तो ये इनके आंकड़े आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद स्त्री और पुरुष का अनुपात बात करें, यानी यहाँ पे आपसे लिंग अनुपात की बात हो रही है। ठीक है जी, यहाँ पे आपसे लिंग अनुपात की बात हो रही है।
ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये जो पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, कई बच्चों को मैं देखता हूँ कंफ्यूज रहते हैं, इसका मतलब होता क्या है जरा समझिए कि जो ये 1000 लिखा हुआ है ये और 912 लिखा हुआ है, यानी 1000 जो है ये पुरुषों को डिनोट करता है, यानी पुरुषों की संख्या 1000 मानी जा रही है, और 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है ये आपके सामने प्रश्न आता है। ठीक है जी, यानी महिलाएं जो ऊपर वाली संख्या आप देख पा रहे हैं वो। तो उत्तर प्रदेश में जो लिंग अनुपात है यानी स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो 912.1000 यानी 1000 है। ये कई बार प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये जनसंख्या घनत्व क्या है, देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या, उसको जनसंख्या घनत्व कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये घर है, ठीक है जी, और आपके घर में रहते हैं टोटल 14 लोग, आपके घर में रहते हैं टोटल 14 लोग रहते हैं, और एक घर दूसरा है जिस घर में रहते हैं 5 लोग। तो सबसे ज्यादा लोग किस घर में हैं? इस घर में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जनसंख्या घनत्व इस घर का ज्यादा है। हम लोग कह सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो ये है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 लोग निवास कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा आप लोगों को याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें तो वो है 20.2%। बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। इन सब से प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस हो, वनडे एग्जाम में जैसे लेखपाल अपकमिंग एग्जाम है, यूपी SSC में पेट है, मंडी परिषद, ग्राम विकास अधिकारी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यानी जहाँ जहाँ हिंदी विषय आता है, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा है वहाँ पे यूपी स्पेशल से प्रश्न रहते ही रहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व हो गया, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, शहरी जनसंख्या। देखिए शहरी जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज आपको जरूर ध्यान रखना है, बस ये आपके रेफरेंस के लिए आप यहाँ देखे रहे इसको। 22.3%। शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.3%। ठीक है, अच्छा कैसे याद रखेंगे? देखिए भूल जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। आपने लिखा शहरी कुछ इस तरीके से, बस मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। यहीं से आप लोग इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। स्टार्टिंग में दो दिख रहा है तो इसको 22 आप लोग अपने आप मेमोराइज कर पाएंगे। 22.3%, 2-3 है ना, इतना हिंट बहुत है ऑप्शन से आंसर निकालने के लिए। उसके बाद देखिए ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये 77.7% है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं 777, ऐसे याद रखें, ऑप्शन से आप लोग अपना आंसर हिट कर पाएंगे। 77.7% ग्रामीण जनसंख्या। अच्छा अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तेंदुलकर समिति के अनुसार जो है गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या जो है 2011-12 में वो है 29.43%। 29.43%। देखिए गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग निवास कर रहे हैं उसके लिए 2 समितियां बनाई गई थी। एक नाम है तेंदुलकर समिति, इनका पूरा नाम है एस तेंदुलकर, यानी सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, एक नाम ध्यान रखेंगे, सुरेश तेंदुलकर। और एक समिति बनी थी लकड़वाला समिति। यहाँ पे ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है जी। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो कार्य सहभागिता दर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 32.94% है। कार्य सहभागिता दर, ये सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं और ये आंकड़े एग्जाम में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपसे प्रश्न यहाँ पे कैसे हो सकता है कि गरीबी रेखा के नीचे निवासित करने के, यानी गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कौन सी समितियां उत्तरदायी हैं, इस तरीके से प्रश्न हो सकता है। तो सुरेश तेंदुलकर, एस तेंदुलकर ध्यान रखेंगे। उसके बाद लकड़वाला समिति, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 2011 में क्या थी ये। अब देखिए एक होता है शिक्षित और एक होता है साक्षर, जरा समझिए इसका डिफरेंस। एक होता है साक्षर और एक होता है शिक्षित। साक्षर किसको कहा जा रहा है और शिक्षित किसको कहा जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस इसमें। अगर मैं बात कर रहा हूं साक्षर की, जो नागरिक लिखना और पढ़ना जानते हैं, यानी वो अपना साइन भी कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो वो साक्षर माने जाएंगे। और जो कहीं ना कहीं जैसे आपने स्टडी की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर डिग्री की है, तो आप लोग कहेंगे शिक्षित कैटेगरी में आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यानी जो व्यक्ति लिख पढ़ पा रहा है वो साक्षर कहलाएगा। तो कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में थी 67.7%।
67.7% कुल साक्षरता दर है। वहीं पे पुरुष साक्षरता, देखिए अगर कुल पूछेगा तो ये आंकड़ा है। वहीं पे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाएगी तो 77.3% है, और स्त्री साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर है 57.2। अब इनको याद करना थोड़ा सा टफ चैलेंजेस होता है, तो आप इनको राउंड फिगर में कर सकते हैं बस याद रखने के लिए, क्योंकि जब ऑप्शन आएगा तो उसके आसपास आप ऑप्शन से पहचान सकते हैं। जैसे ये है, इसको आप लोग 68 कर लीजिए एक राउंड फिगर में, सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर, है ना। 73.3% है तो इसको आप लोग 78 कर लीजिए याद रखने के लिए, भाई 77 था। 57 है, इसको आप 58 कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से याद करना आसान है। 58, 68, 78 याद कर पाएंगे। तो कुल है वो हमारा मध्य में आ गया, यानी 58, 68 और 78। इतना हिंट बहुत है ऑप्शन से आंसर पिक करने के लिए। आइए नगरीय साक्षरता दर की बात करें 2011 के अनुसार, तो वो है 75.1%। इसको हम 76 भी डिनोट कर सकते हैं, बस वही याद रखने के लिए, है ना। और नगरीय साक्षरता दर की अगर बात करें तो यहाँ पे पुरुष में है 80.4% और महिला में है 69.2%। यहाँ पे ये आंकड़ा है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें, देखिए ये तो ओवरऑल हो गया पूरे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और ग्रामीण और नगरीय साक्षरता दर के संदर्भ में जो यहाँ पे 65.5% ये आपका ग्रामीण साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। उसके बाद बात करें पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 76.3% और स्त्री की है 53.7%। ये महिलाओं की ग्रामीण साक्षरता दर का आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्रशासनिक इकाइयों की अगर बात करें तो मार्च 2020 तक का ये आंकड़ा आपके सामने है ना। और यहां से कोई फैक्चुअल पॉइंट आता है तो आप लोग यहां से अपने आंसर को करेक्ट करें। देखिए क्या है, आर्थिक संभाग क्षेत्र की बात करें प्रशासनिक इकाइयों में तो इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में है 4, ठीक है, टोटल 4 संख्या है। उसके बाद मंडलों की संख्या बात करें, बहुत ही बेसिक प्रश्न होता है, कई बार एग्जाम में आता है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे बेसिक प्रश्न जो बार बार आते हैं एग्जाम में उनको गलत ना करिए। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं जिलों की संख्या है 75, और इन 75 जिलों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 18 मंडलों में। कितने मंडलों में? 18 मंडल में इसको विभाजित कर दिया गया है ताकि इन 75 जिलों को टेक केयर किया जा सके, उसके अनुसार उनके विकास के लिए जो भी कार्य करने हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसके बाद नगरों एवं नगर की बात करें तो संकुलनों यानी यूएस की संख्या की बात करें 2011 के अनुसार वो 915 है ना। ग्राम पंचायतों की बात करें 2021 का जो निर्वाचन हुआ उसके बाद 58,176 है। ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा। जो लेखपाल की भर्ती है अपकमिंग, वहां पे ग्राम पंचायत के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2021 के निर्वाचन के बाद का मामला, ग्राम पंचायतों की संख्या है 58,176, ठीक है। देखिए न्याय पंचायतों की बात करें तो अब अस्तित्व में फिलहाल ये तो है नहीं वैसे, लेकिन 2017 की अधिसूचना के अनुसार यहाँ पे देखें अब ये अस्तित्व में नहीं है, न्याय पंचायतें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, तहसील की बात करें उत्तर प्रदेश में तो तहसील है कितनी? 351 टोटल तहसील हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और विकास खंड की बात करें, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे 2021 के अनुसार 826 है इसकी संख्या। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह आंकड़ा दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग इसको कंठस्थ करें, यहाँ से कोई पॉइंट आता है तो उसको मार्क कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नगर पंचायत की बात करें 2022 के अनुसार तो ये 517 है इसका आंकड़ा, और ये स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार ये आंकड़ा सामने है, ठीक है। नगर पालिका परिषद की बात करें 2022 के अनुसार तो यहाँ पे 200 संख्या है इसकी, और जो कि स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार ये आंकड़ा सामने आया हुआ है। आपके सामने प्रश्न क्या होगा, किस रूप में होगा, जरा वो समझिए कि उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, समझ पा रहे हैं? या उत्तर प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है, तो 826। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद की संख्या वर्ष 2022 के अनुसार कितनी है? 200। इस तरीके से आपके सामने प्रश्न होगा। अब देखिए नगर निगम की अगर हम लोग बात करें 2022 में तो इसकी संख्या है 17। ये स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार ये आंकड़े सामने हैं। उसी तरीके से कुल राजस्व ग्राम की बात करें तो ये 2011 के अनुसार है, कितना है? 1,06,774। ये आंकड़ा बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आबाद ग्राम की अगर बात करें 2011 के अनुसार तो 97,814 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग जो चीजें आपके सामने आ रही हैं इनको बार बार देख के कंठस्थ कीजिएगा, है ना। मैं समझ सकता हूँ कई बार होता है कि चीजें आप जल्दी से मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उसको बार बार देखेंगे तो जरूर आपको याद हो जाएगा और आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए
अब विद्युत की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो यहाँ पे ध्यान देंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। एक है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, प्रश्न कैसे होगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 आप लोग ध्यान रखेंगे, 1959, ठीक है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1998, ये ईयर कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न मिलना ही मिलना है। और उसके बाद हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ये जो कि अलीगढ़ में बनाया गया है, इसकी स्थापना 1942 में की गई, ठीक है। और एकमात्र उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है बुलंदशहर के नरौरा में, नरौरा में है उत्तर प्रदेश के। और कहाँ है? बुलंदशहर में। 1989 में ये सामने अस्तित्व में आया। तो 4 मैं चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है आप इनको याद रखें, यहां से प्रश्न आएगा तो उनको गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा गाइस, अधिकांश छात्र आते हुए प्रश्नों को गलत कराते हैं, जिसके चलते नेगेटिव मार्किंग का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो एक बार पढ़िए, फिर उसको बार बार देखिए, यानी अब यहां से प्रश्न आएगा तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, आते हुए प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। आइए अगला देखें, परिवहन के संदर्भ में बात करें, परिवहन और संचार के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान, देश में जो स्थान है उत्तर प्रदेश का, सॉरी वो द्वितीय स्थान है ना, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उसके बाद प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो संख्यांक है वो है 19। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा है? 19, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, NH19, ठीक है जी, NH19 है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें, एक रफली डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ये भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये NH44 है। कौन सा है बच्चों? NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में। उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो NH19, पुराना जो नाम था इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था, क्योंकि आप जानते हैं कुछ समय पहले ये राष्ट्रीय राजमार्ग इनकी संख्या बदली गई है, क्योंकि पहले राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH44 हो गया, पहले NH7 था, ये आपका अमृतसर से लेकर, ठीक है। तो पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, लेकिन वर्तमान में 19 है। आइए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की जा रही है 1972 में, ठीक है, 1972। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग जो प्राधिकरण है ये वर्ष 2004 में बनाया गया है। और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई है ये 1859 में। ध्यान रखेंगे कहाँ से? इलाहाबाद यानी प्रयागराज से कानपुर तक ये रेलगाड़ी चलाई गई 1859। क्लियर है? भारत में रेलगाड़ी के जनक कौन है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। आइए अगला देखिए, सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की बात करें तो 1911 में ये शुरू हो रही है, और उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर नैनी तक पहली हवाई डाक सेवा कब शुरू हुई? 1911। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, 1905 में हुआ था ना बंगाल विभाजन, तो उसको रद्द कर दिया गया। उससे आप लोग रिलेट करने का प्रयास करें तो इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी तक ये चलाई गई। क्लियर है? आइए अब इसमें जनप्रतिनिधि के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी संख्या है 80। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीटें कितनी हैं, सिंपल सा प्रश्न है ना। तो लोकसभा में कितनी है? 80। वहीं पे उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में जो सीटें हैं, जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 31 हैं। वहीं पे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो इनकी संख्या है 403। ध्यान रखेंगे 403। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403। उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 100। ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है और यहां से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, जहां पे 2 पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं जो कि संसद से संबंध रख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 पार्ट आप लोग देख पाएंगे विधानमंडल से संबंध रख रहे हैं, ठीक है जी। विधानमंडल और संसद, संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। उसी तरीके से इनके ये आंकड़े, सीटों की संख्या जो आपके सामने प्रश्न के रूप में आ जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अगला पॉइंट देखिए, कृषि के संदर्भ में बात करें। देखिए सामान्य परिचय यानी एक दृष्टि के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, तो एक पूरा हम लोग फैक्चुअल पॉइंट देख रहे हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज आप कह सकते हैं, जो इंडेक्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अनुसार सारी कक्षाएं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। आइए कृषि के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9। पूरे भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? भारत में
कमेंट करके बताइएगा, तुरंत कमेंट कीजिए वीडियो पॉज करके। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है 15। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे यहाँ पे देखें किसान बही योजना। अब लेखपाल के लिए एग्जाम, टारगेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां से योजनाओं के संदर्भ में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाएं। तो अब जैसे किसान बही योजना है, ये 1992 में शुरू की गई, ठीक है। उसके बाद चकबंदी योजना, उसके बाद ये 1954 में सामने आई। सबसे पुरानी नहर की बात करें, बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट, यानी पूर्वी यमुना नहर है सबसे पुरानी नहर, जो कि 1830 में अस्तित्व में आई है सामने। और सबसे बड़ी नहर की बात की जाए, सबसे पुरानी नहर पूछेगा तो आप लोग पूर्वी यमुना नहर को आंसर हिट करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है सबसे बड़ी नहर, तो शारदा नहर है सबसे बड़ी नहर। क्लियर है। उसके बाद देखिए किसान मित्र योजना, ये कब आई? 18 जून 2001, 18 जून 2001। बहुत धैर्यपूर्वक इन पॉइंट को चाहे तो एक जगह नोट करें। और इस बुक को आप लोग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, माफी चाहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप परचेस कर सकते हैं, अपने नजदीकी बुक स्टॉल पे परचेस कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ भी जानना चाहें, कुछ आप बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी बात को रख सकते हैं। आइए गोकुल पुरस्कार, देखिए कई बार प्रश्न आता है कि गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे है? गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है दूध से है। गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे है? दूध से, यानी दूध उत्पादन से। तो आपके सामने प्रश्न क्या है कि गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए कृषि निर्यात जोन की बात करें। कृषि निर्यात जोन की बात करते हैं तो आगरा है, जहां आलू के लिए है। लखनऊ की बात करें तो ये आम के लिए है, और सहारनपुर ये भी आम के लिए है। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कृषि निर्यात जोन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। देखिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें अगर हम लोग, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं गीडा, GIDA, ठीक है जी। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो गीडा क्या है? गीडा क्या है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे भी लिख के पूछा जा सकता है आपसे, और इस तरीके से भी लिख के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि गीडा कहां अवस्थित है? गीडा, क्योंकि गोरखपुर लिख देंगे तब तो पहचान ही लोगे आप लोग कि भाई तो गोरखपुर में है, तो आप लोग ना पहचान पाए, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन कैसे रहता है कि गीडा कहां अवस्थित है उत्तर प्रदेश में? तो गोरखपुर, याद रख पाएंगे। उसी तरीके से सीडा, उसी तरीके से सीडा है, इसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? SIDA, सीडा, ठीक है। एस से क्या मतलब है? सतरिया, सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो ये तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी तो है ये सीडा, और ये कहां पे है? ये जौनपुर में है। देखिए अब एस से ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि, जैसे अब जी से तो कंफर्म हो रहा है गोरखपुर, लेकिन एस से डायरेक्ट कंफर्म नहीं हो रहा है क्या सीतापुर है? नहीं। तो एस से आपको याद रखना है सतरिया है, और ये कहां पड़ता है? जौनपुर में। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए लीडा, लीडा LIDA, लीडा, तो ये क्या है? लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये तो आप ऑप्शन से पहचान लेंगे, लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद है बीडा, उसके बाद आप देखेंगे बीडा, BIDA, बीडा, ठीक है जी। बीडा यानी भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और ये भदोही में ही है, इसको हम लोग बीडा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सीडा, गीडा, लीडा, बीडा, ये जरूर ध्यान रखेंगे, जो कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। अब इसके संदर्भ में जरा एक चीज समझिए कि आपके सामने प्रश्न आया कि गीडा, गीडा किसका संक्षिप्त रूप है? 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 4 ऑप्शन ये दे दिए, तो आपको पहचान लेना है कि आपने पढ़ा था कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्लियर है? ऐसे ही सीडा पूछ ले, लीडा या बीडा, तो आप लोग उसके अनुसार अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? तो आज के सेशन में इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे एक नए सेगमेंट, जो कि हमने इंडेक्स, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अगली क्लास उसी के अनुसार आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी।
ठीक है, आप लोग क्लासेस को समझें अच्छे से और अपने एग्जाम में सफल हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।